चिल्ड्रन वी आर डूइंग वेक्टर्स दीज डेज और हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सीखा है, लॉ ऑफ ट्रायंगल सीखा है, लेकिन हमने ये भी समझा है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज मोर पावरफुल टूल टू फाइंड रिजल्टेंट, जो हम न्यूमेरिकल्स में ईजिली यूज कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आज सीखेंगे जिससे कि तुमको ये चीज़ क्लियर हो पाए। देखो मैंने एक केस लिया है जिसमें एक ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 10 न्यूटन एट 37 डिग्री एंड 20 न्यूटन एट 53 डिग्री, ठीक। और हमको इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और हमको एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है जिसका मास 5 kg। स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा सेलेक्ट टू डायरेक्शंस टू रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो ऑब्जेक्ट के लिए हमने दो डायरेक्शंस सेलेक्ट करी हैं, जिन दो डायरेक्शंस में हमको फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। एक हमने डायरेक्शन ले ली जिस डायरेक्शन में हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक। और दूसरी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली उसके परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, जिसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं। तो एक एक्स एक्सिस हो गई और दूसरी डायरेक्शन हो गई वाई एक्सिस। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहले फोर्स को, जो कि 10 न्यूटन का फोर्स है और 37 डिग्री पे लग रहा है, सबसे पहले हम उसको रिजॉल्व करेंगे इन दोनों डायरेक्शंस में। उससे पहले ये ट्राइंगल तुम सब लोग इसको ड्रॉ कर लो और समझ लो। एक ट्राइंगल जिसका एक साइड 3 यूनिट है, दूसरा साइड 4 यूनिट है और हाइपोटेनस 5 यूनिट्स है, बहुत फैमिलियर है ना, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। इस ट्राइंगल में 3 यूनिट वाली साइड के सामने वाला एंगल 37 होता है और 4 यूनिट के सामने वाला एंगल 53 डिग्री होता है। और ये काफ़ी कंफर्टेबल डेटा होता है अपने क्वेश्चन में लेने के लिए। तो साइन 37 will be 3/5 and cos 37 will be 4/5. Similarly, sin 53 will be 4/5 and cos 53 will be 3/5. तो इसको नोट कर लो जिससे हम वैल्यूज इजीली रख पाए। अब 10 न्यूटन को x और y एक्सिस के अलॉन्ग हमें रिजॉल्व करना है ना, तो हमें पहला काम क्या करना पड़ता है कि जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग। तो मेरे साथ साथ तुम लोग भी ये काम करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो x और y एक्सिस के अलॉन्ग। अब x एक्सिस के अलॉन्ग ये लेंथ हमको मिली है और ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगी एक कंपोनेंट जिसे हम x कंपोनेंट ऑफ 10 न्यूटन कहेंगे और ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगी y कंपोनेंट ऑफ द 10 न्यूटन। फिर हमने सीखा है ट्रिग्नोमेट्री से कि जो कंपोनेंट वेक्टर के साथ एंगल से कनेक्टेड होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है और दूसरा साइन कंपोनेंट होता है। तो ये हो गया हमारा 10 न्यूटन का वो कंपोनेंट जो 10 cos 37 से रिप्रेजेंट होगा। अब 10 cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू cos 37 इज 4/5, तो ये वैल्यू हो गई 8 न्यूटन। इसी तरह से ये हमारा 10 sin थीटा हो गया है ना, 10 sin 37 कंपोनेंट। तो 10 sin 37 क्या हो जाएगा, देखो 10 sin 37 विल बी 10 इंटू 3/5 और ये वैल्यू हो जाएगी 6 न्यूटन। तो देखो 10 न्यूटन को हमने x और y एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लिया। एक है 8 न्यूटन और दूसरा है 6 न्यूटन। अब स्टेप नंबर 3, जो दूसरा फोर्स था इस तरीके से एक्ट कर रहा था उसको रिजॉल्व करेंगे। एक बात यहाँ और बता दूँ, हम लोग ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो हम इसे फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट एक बॉक्स है ना, अगर इसे आप सिर्फ एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करो कि ऑब्जेक्ट के साइज का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ फोर्सेस ही फोर्सेस डायग्राम में डोमिनेट करते हैं और इसे हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं।
तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को देखो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है ये। अब दूसरा फोर्स जो लग रहा है वो 53 डिग्री पे लग रहा है। इससे हमको एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, देखो। अब ये जो लेंथ आई ये इसका एक कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेगी और ये दूसरा कंपोनेंट। हमें पता है कि 53 डिग्री से जो कनेक्टेड कंपोनेंट है वो कॉस कंपोनेंट होगा, और ये फोर्स क्योंकि 20 न्यूटन है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 53, दैट इज 20 इंटू cos 53 3/5, दैट इज 12 न्यूटन। इसी तरह से ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा साइन कंपोनेंट, यानी 20 sin 53 यानी 20 इंटू साइन 53 4/5, तो ये हो गया 16 न्यूटन। तो अब दोनों ही फोर्सेस को हमने रिजॉल्व कर लिया। तो अब जो मेन फोर्सेस थे वो रिजॉल्व हो गए। अब कंपोनेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम कंपोनेंट्स को देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में कितने कंपोनेंट्स हैं और किधर लग रहे हैं, और वाई डायरेक्शन में कितने कंपोनेंट हैं और किस तरफ लग रहे हैं। तो फोर्थ स्टेप हो गया कि भाई कंसीडर करो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस अब रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए बच रहे हैं। तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक्स डायरेक्शन में देखो 10 न्यूटन का 10 cos 37 इधर की ओर एक्ट कर रहा है, और 20 न्यूटन का 20 cos 53 एक्ट कर रहा है। ठीक, तो अब इन दोनों को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जरा कंसीडर करो। 10 न्यूटन का 8 न्यूटन और 20 न्यूटन का 12 न्यूटन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग काम कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस विल बी 8 न्यूटन प्लस 12 न्यूटन, दैट इज 20 न्यूटन। तो अलॉन्ग प्लस एक्स डायरेक्शन एक्ट कर रहा है 20 न्यूटन। तो हमने क्या लिखा कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट 20 न्यूटन हो गया। ठीक, अब देखो दूसरा स्टेप 5 में हम देखेंगे कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब देखो 10 न्यूटन का जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है वो ऊपर की ओर प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, दिख रहा है सबको। और ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो हम एक्स और वाई एक्सिस जब मान रहे हैं तो ओरिजिन पर मानेंगे हम, ओरिजिन यहाँ पर है। तो 10 न्यूटन का जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है वो ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है, और 20 न्यूटन का जो कंपोनेंट है देखो जब रिजॉल्व किया था तो वो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो हेड हम वहाँ बनाते हैं जहाँ परपेंडिकुलर का फुट है। तो अब एक फोर्स नीचे और एक फोर्स ऊपर है ना। अब देखो रिजॉल्व पार्ट जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, अभी हमने देखा कि जो एक कंपोनेंट है वो ऊपर की ओर है जो 6 न्यूटन है, और दूसरा कंपोनेंट नीचे की ओर 16 न्यूटन है ना। तो अब देखो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बेटा, जो स्ट्रॉन्गर फोर्स है उसमें से 6 न्यूटन माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इससे अपोजिट है। रिजल्टेंट एक तो रिजल्टेंट 16 न्यूटन की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर फोर्स है वो ही इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के ले जाने की ताकत रखता है। लेकिन पूरा का पूरा 16 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट को नहीं खींच पाएगा, क्योंकि 6 न्यूटन उसको अपोज भी कर रहा है। तो रिजल्टेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा 16 माइनस 6। हम लिखेंगे कि रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट है 16 माइनस 6, दैट इज 10 न्यूटन। ठीक, अब वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में हमने रिजल्टेंट के कॉम्पोनेंट्स निकाल लिए। अब काम सिंपल है, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर विल गिव अस रिजल्टेंट ऑफ बोथ द फोर्सेस। और ऐसा दो नहीं बहुत सारे फोर्सेस होते तब भी हम जैसे यहाँ दो फोर्सेस को हम रिजॉल्व कर रहे हैं वैसे ही हम कई फोर्सेस को रिजॉल्व करते और आराम से एक्स और वाई डायरेक्शन में टोटल कंपोनेंट निकाल के और उसके बाद रिजल्टेंट निकाल लेते, बिल्कुल इसी तरह से। और ये मेथड बहुत आसान है, एप्लीकेबल है सब तरह की सिचुएशन में। तो अब चलो देखते हैं कि क्या बचा हमारे पास। 20 न्यूटन का रिजल्टेंट बचा एक्स डायरेक्शन में और 10 न्यूटन का बचा वो भी नीचे की और वाई डायरेक्शन में।
तो x कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट स्क्वायर का अंडर रूट यानी 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये बचा आपका रिजल्टेंट। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आया अंडर रूट 500 और वो आया आपका 10 रूट 5 न्यूटन। ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस विच वर एक्टिंग एट द ऑब्जेक्ट, कैसे एक्ट कर रहे थे जरा देखो। 10 न्यूटन एट 37 डिग्री एंड 20 न्यूटन एट 53 डिग्री। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट कर रहे थे अलग अलग डायरेक्शन में, और हमारे पास रिजॉल्व करने के बाद एक्स और वाई डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट का कंपोनेंट बचा वो ये बचा। ठीक, अब हम ये पैरेललोग्राम पूरा करके ये जान सकते हैं कि रिजल्टेंट फाइनली ऑब्जेक्ट को किस तरफ एक्ट करता फील होगा। तो रिजल्टेंट फाइनली उसको इस डायरेक्शन में एक्ट करता फील होगा। ये बात समझ लो। दोनों को रिजॉल्व किया था, एक्स डायरेक्शन में ये नेट फोर्स आया था, वाई डायरेक्शन में ये नेट फोर्स आया था। और जब हमको ये पता करना है कि अब इन दोनों की वजह से टोटल कितना फोर्स उसको एक्सपीरियंस हो रहा है, तो हमने मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला उठाया। ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर, और हमें मिला 10 रूट 5 न्यूटन। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम डायरेक्शन देखें कि भाई नेट किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट फाइनली फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो हमने कहा था कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो एंगल निकालने के लिए मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे, पर विजुलाइज करने के लिए देखो मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम पूरा करती हूँ। इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की, पैरेललोग्राम बन गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इन वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा हो, यानी ये। तो हमारे फोर्सेस तो थे इस तरीके से, लेकिन अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखो तो वो इस तरीके से एक्ट कर रहा है। और किस एंगल पर एक्ट कर रहा है अगर पता करना है तो हम मान लें कि अल्फा एंगल पर एक्स डायरेक्शन से, तो y component यानी perpendicular upon base will be tan alpha. Tan alpha will be perpendicular length which is represented by the 10 Newton upon base which is represented by the 20 Newton. So it is 1/2. तो अगर मैथमेटिकली जानना चाहते हैं तो किस एंगल पर एक्ट कर रहा है, 10 न्यूटन अपॉन 20 न्यूटन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा दे देगा और मैग्नीट्यूड ये रह गया। अगर तुमसे रिजल्टेंट का एंगल पूछा जाता तो देखो यहाँ पर वो जो फॉर्मूला होता है tan अल्फा का, कि अगर वेक्टर ए से तुम्हें रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो ये 37 डिग्री पर इधर लग रहा है, ये 53 डिग्री पर इधर लग रहा है, तो तुमको थोड़ा सा परेशानी होती है जानने में कि इन दोनों के बीच एंगल क्या है। लेकिन अगर तुमने वेक्टर्स को रिजॉल्व किया, उसके बाद तुमने एक्स और वाई कंपोनेंट रिजल्टेंट के निकाले, और उसके बाद तुमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, और डायरेक्शन के लिए तुमने चुपचाप पैरेललोग्राम पूरा किया और अल्फा निकाल लिया एक्स डायरेक्शन से। यहाँ पे एक वेक्टर के डायरेक्शन से नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम एक्स या वाई डायरेक्शन से एंगल निकाल लेंगे। तो ये मेथड बहुत आसान है, इसलिए तुम लोगों को सीखना चाहिए।